तो ये गियर ट्रेन के 4 अरेंजमेंट जो हम लोगों ने देखे थे, सिंपल गियर ट्रेन, कंपाउंड गियर ट्रेन और रिवर्टेड गियर ट्रेन और एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। अरेंजमेंट के हिसाब से हम लोगों ने पूरा समझ लिया है कि किस कंडीशन में कौन से टाइप का गियर ट्रेन होगा। अब एक एक करके जो हम लोग बात कर रहे हैं एनालिसिस की, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल गियर ट्रेन की। सिंपल गियर ट्रेन में जैसा बताया था कि एक शाफ्ट के ऊपर एक ही गियर माउंट होता है, ठीक है। उस गियर का अपना साइज कुछ भी हो सकता है, जितना साइज होगा उसी के हिसाब से उसमें नंबर ऑफ टीथ होंगे। तो मान लीजिए कि अभी हम इसकी बात कर लेते हैं जहाँ पर सिर्फ 2 गियर लगे हुए हैं, ठीक है। एक हमारा ये गियर है, दूसरा ये गियर है। गियर 1 इसको हम कहेंगे, इसको गियर 2 कहेंगे, शाफ्ट 1 कहेंगे, शाफ्ट 2 कहेंगे। गियर 1 को हम कहते हैं ड्राइवर शाफ्ट, ड्राइवर गियर हो गए, और ये फॉलोवर या ड्रिवन गियर है, ठीक है। अभी मान लीजिए कुछ भी एक रेशियो है दोनों के बीच में। हम सबसे पहले बात कर रहे थे वेलोसिटी रेशियो क्या होता है किसी गियर ट्रेन का। तो बहुत सिंपल साधारण शब्दों में आप इतना समझिए कि एक रेशियो है, जैसा कि नाम से दिखाया गया रेशियो, एक रेशियो है कुछ वेलोसिटीज के बीच में। कौन सी वेलोसिटीज के बीच में? ड्राइवर गियर और ड्रिवन गियर के बीच में। तो परिभाषा इसकी यही है कि नंबर ऑफ या स्पीड ऑफ ड्राइवर टू द स्पीड ऑफ फॉलोवर के बीच में जो रेशियो है, या ऐसे कह लो रेशियो बिटवीन या रेशियो ऑफ द स्पीड ऑन ड्राइवर गियर टू द स्पीड ऑफ ड्रिवन गियर, ठीक है। यानी कि जो इंजन के साथ गियर माउंट है, इसमें कितना स्पीड है, कितनी वेलोसिटी है, इसको ऊपर रखते हैं, और मशीन के साथ जो गियर लगा हुआ उसको नीचे रखते हैं। तो दोनों के बीच में जो रेशियो आएगा इसको बोलेंगे गियर रेशियो, ठीक है। इसी को गियर स्पीड भी कह सकते हैं, या वेलोसिटी रेशियो कह लो या स्पीड रेशियो कह लो, ये कई बात है, ठीक है। वेलोसिटी आप जब ओमेगा के फॉर्म में आ जाएंगे तब हो जाएगा, स्पीड आप एन के फॉर्म में रहेंगे तब होगा। तो ये चीज आप समझते हैं। अब होगा क्या कि स्पीड हमें तो कहा कि गियर की ऊपर रहेगी और मशीन के नीचे रहेगी। तो जैसा भी हम लोग बता रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ ड्राइवर या स्पीड ऑफ ड्राइवर, स्पीड ड्राइवर की हम कह लें कि n1 है और फॉलोवर की n2 है। नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइवर T1 है, नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रिवन T2 है। जो आपका पिच सर्किल डायमीटर है गियर का, ड्राइवर का D1 है, और पिच सर्किल डायमीटर ड्रिवन का D2 है। परिभाषा हमारी ये कहती है कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ड्राइवर टू द स्पीड ऑफ ड्रिवन। स्पीड ऑफ ड्राइवर हमारी है n1 ऊपर कर रहे हैं, और ड्रिवन की स्पीड है n2। तो ये हमारा हो गया वेलोसिटी रेशियो, जो VR, या इसको कह सकते हैं स्पीड रेशियो, ठीक है। अब ये n1 और n2 का जो रेशियो है, अगर हम कहें कि यहाँ पर स्पीड कुछ भी है, कुछ भी इसकी स्पीड है, अब ये आगे कितनी स्पीड देगा ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? गियर के साइज के ऊपर, ठीक है। अगर ड्राइवर हमारा छोटा गियर है, ड्रिवन बड़ा गियर है, आइडेंटिकल टीथ होंगे, सेम साइज के टीथ होंगे, एक यहाँ का जो दांत होगा इसके एक दांत को पास कर पाएगा, ठीक है। ऐसा साइज में डिफरेंस नहीं होगा, क्या हुआ ना बात, ठीक है। तो एक गियर का दांत इधर का, फॉलोवर के भी गियर के ऊपर जो दांत बना है एक गियर पास करेगा, तो साइज इसका जितना कम होगा उतनी स्पीड बढ़ जाएगी। जितना इसका साइज बड़ा हो जाएगा इसके अपेक्षा उतनी स्पीड घट जाएगी। कई बार होता है कि इंजन की स्पीड बहुत ज्यादा होती है और जिस मशीन को चलाना है वो लो स्पीड पर काम करना है, तो मशीन के साथ जो गियर लगा वो बहुत बड़े साइज का बना देते हैं, क्योंकि उसी हिसाब से उसकी आरपीएम कम हो जाएगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि इसके स्पीड से ठीक 2 गुना भी यहाँ पर स्पीड हो रही है, तो मैं गियर का टीथ क्या करना पड़ेगा? 2 गुना बनाना होगा, और 2 गुना टीथ बनाने के लिए जस्ट डबल डायमीटर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं n1/n2 इक्वल टू T2/T1।
रेसिप्रोकल हो जाएगा, स्पीड बढ़ाने के लिए डायमीटर घटाना पड़ रहा है, वही हो रहा है। छोटा डायमीटर रहेगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, बड़ा डायमीटर होगा तो स्पीड कम हो जाएगी। यानी कि स्पीड को कम करने के लिए डायमीटर बढ़ाना, स्पीड को बढ़ाने के लिए डायमीटर घटाना, तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो रहे हैं। तो कह सकते हैं कि n1/n2 = T2/T1, और T2 जिस गियर के ऊपर डायमीटर ज्यादा होगा तो गियर के टीथ भी ज्यादा होंगे, डायमीटर कम होगा तो टीथ भी कम होंगे, यानी कि ये दोनों सिमिलर हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि D2/D1। ये बात समझ में आ रही है रेशियो? ठीक है। तो वेलोसिटी रेशियो अगर आपको निकालना है, कभी एग्जांपल अगर आ जाए इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में कि दो गियर बने हुए, एक ड्राइवर है एक ड्रिवर है, दोनों में टीथ की संख्या दी है, इसमें 32 टीथ है, इसमें 16 टीथ है। एक की स्पीड अगर आपकी 25 आरपीएम है या 5 आरपीएम है या 100 आरपीएम है, तो उसकी स्पीड क्या होगी? तो तीन वेरिएबल आपके पास पता है, T1, T2 और N1। तो आप यहाँ से N2 निकाल लेंगे सीधे सीधे, ठीक है। या कई बार टीथ के फॉर्म में अगर ना देके आपको किस तरह का डायमीटर दे देता है कि इसका इतना डायमीटर है, उसका उतना डायमीटर है, तो भी आप निकाल सकते हैं रिलेशन से, वेलोसिटी रेशियो आ जाएगा। दूसरा एस्पेक्ट होता है ट्रेन वैल्यू। ट्रेन वैल्यू क्या चीज है? ट्रेन वैल्यू का सीधा सा मतलब यह है कि जो अभी आपने वेलोसिटी रेशियो देखा, इसका ठीक उल्टा। वेलोसिटी रेशियो का रिफरेंस होता है इंजन की स्पीड ऊपर रहती है, उसके सापेक्ष कितनी स्पीड मशीन तक पहुंच रही है, ये तो हो गया आपका वेलोसिटी रेशियो। ट्रेन वैल्यू ये है कि हमें कोई मशीन चलानी है जिसकी वजह से पूरा अरेंजमेंट किया है, कोई इंजन होगा, ठीक है, उसके बीच बीच में कुछ पुलियां होंगी, हमें टारगेट करना है, रेफरेंस लेना है मशीन को जिसको चलाना है, यानी कि फॉलोवर को। फॉलोवर पर कितनी वेलोसिटी मिल रही है ये मैटर की बात है, कितनी स्पीड वहां से आ रही है ये उसका रेफरेंस देखेंगे। तो ट्रेन वैल्यू हमारा ये हो गया कि टोटल जो ट्रेन है, फाइनल आउटपुट जो मिल रहा है, इसकी वैल्यू कितनी मिल रही है, आप इतना समझो, ठीक है। क्या वैल्यू प्राप्त हो रही है फॉलोवर पर स्पीड में, उस स्पीड को ऊपर रखेंगे, और जो ड्राइवर है जितनी वैल्यू आपको यूज दी गई है शुरू से उसको नीचे रखेंगे। तो कह सकते हैं ट्रेन वैल्यू इज अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑन फॉलोवर टू द स्पीड ऑफ ड्राइवर, जस्ट उल्टा, इक्वल टू N2/N1, जहां पर आपके दो गियर लगे होते हैं, ठीक है। इसमें N2 मिल रही है, यानी कि ट्रेन की वैल्यू में यहां पर मिल रही है, कितनी वैल्यू शुरुआत में दिया गया था N1, तो N2/N1 हो जाएगा, जबकि वेलोसिटी रेशियो क्या था N1/N2। इसी को हम लिख सकते हैं T1/T2, रेसिप्रोकल, इसी को लिख सकते हैं T1/T2। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर 3 गियर लगे होते हैं, इसमें मान लीजिए आपका N1, T1, D1, N2, T2, D2, N3, T3, D3, ठीक है। इसकी अगर वेलोसिटी रेशियो देखना है, फॉलोवर आपका वो है, मशीन आपको वहां 3 नंबर पे लगी है, इंजन आपको 1 नंबर पर है, तो हम फिर क्या करेंगे, वेलोसिटी रेशियो का मान वही रहेगा। दो गियर जैसे कि पहले हम एक एक सेगमेंट उठाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि सीधे इसको और उसको देखे इसे इग्नोर करते हैं, क्योंकि जो यहां से स्पीड इसको जा रही है, इससे स्पीड वहां पर जा रही है, डायरेक्ट आप इन दोनों को नहीं देख सकते। पहले इसे देखेंगे दोनों को, फिर इन दोनों की असेंबली देखेंगे। हमेशा ध्यान रखना, जितने भी गियर लगे हों सिंपल इस पर गियर ट्रेन में, सभी 1 बाय 1 करते हुए जाएंगे। कैसे देखेंगे? जैसा अभी हम लोगों ने डेफिनेशन में देखा था, अगर हम इन दोनों की बात करते हैं, इसकी 1 की और 2 की, तो यहाँ पर आपका जो वेलोसिटी रेशियो होगा क्या हो जाएगा, N1/N2, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं T2/T1, है ना। इसी तरीके से जो 2 और 3 को देख रहे होंगे, तो इसको क्या कहेंगे, जब 2, 3 को देख रहे होंगे तो कहेंगे ये ड्राइवर हो गया, वो ड्रिवन हो गया। तो इतनी बात समझ में आ रही, यानी कि N2/N3 बराबर T3/T1,
T2 है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पे? नहीं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। बाई मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो हम देखेंगे n1 बटे n2 इंटू n2 अपॉन n3 इक्वल टू T2 अपॉन T1 इंटू T3 अपॉन T2 है ना? स्पीड 2 की स्पीड 2 की आपस में कट जाएगी, T2 और T2 आपस में कट जाएगा, फाइनली हमको मिलेगा वही, यानी कि n1 अपॉन n3 बराबर T3 अपॉन T1। ये आपको वेलोसिटी रेशियो हो जाएगा। आप वही जाएंगे, लेकिन आपको प्रॉपर जो देखने का तरीका होगा वो यही होगा, ठीक है? सेगमेंटल फॉर्म में चलेंगे, एक एक असेंबली के साथ चलेंगे। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रेन वैल्यू क्या होगी, तो ट्रेन वैल्यू इस केस में हो जाएगी आपकी n3 अपॉन n1 ना। ट्रेन वैल्यू क्या होगी, तीसरे जो फॉलोवर है उस पर कितनी स्पीड मिल रही है, इसकी कितनी वैल्यू है, बटे कितना दिया गया है, तो n3 अपॉन n1 हो जाएगा, जैसे यहाँ पर आता था n2 अपॉन n1 या n3 अपॉन n1 हो जाएगा, इक्वल टू हम कह सकते हैं T1 अपॉन T3। बस हो गया, बस 15 मिनट ज़्यादा भी है, अगर आप मीटिंग में पर 20 मिनट चलते हैं, काफी 20 मिनट। ठीक है, तो क्लियर है इतना? अब बात कर लेते हैं, 4 गियर अगर लगे हुए हैं तो क्या होगा, यहाँ मान लीजिए गियर 1, गियर 2, गियर 3, गियर 4, तो इसकी वैल्यू होगी स्पीड की n1, n2, n3, n4, नंबर ऑफ टीथ हो गए यहाँ पर T1, T2, T3, T4। तो इसी तरीके के एनालिसिस से आप ये देखेंगे कि n1, एक बात तो आप इन दोनों को देख लें, n1 अपॉन n2 इक्वल टू T2 अपॉन T1, इसको देखेंगे इन दोनों को, तो n2 अपॉन n3 स्पीड रेशियो की बात कर रहे हैं, अपॉन इक्वल टू T3 अपॉन T2। इसी तरीके से एक बार इसको देखेंगे, n3 अपॉन n4 इक्वल टू T4 अपॉन T3, सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी तरीके से आपका मिल जाएगा n1 अपॉन n2 इंटू n2 अपॉन n3 इंटू n3 अपॉन n4। ठीक है, समझ ही लो बस भाई। एक और हम यहाँ पर बना देंगे इक्वेशन, मान लीजिए इसी केस में n3 अपॉन n4 इक्वल टू हो जाएगा T4 अपॉन T3, है ना? ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। तीनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका n3 अपॉन n4, यहाँ पर हो जाएगा T4 अपॉन T3। अब इस बार T3 कट जाएगा और इधर आपका n3 कट जाएगा, फाइनली मिलेगा n1 अपॉन n4 इक्वल टू T4 अपॉन T1, स्पीड रेशियो बन जाएगा। इसी तरीके से ट्रेन वैल्यू क्या मिल जाएगी, n4 अपॉन n1 इक्वल टू T1 अपॉन T4, नहीं रेसिप्रोकल T1 अपॉन T4 अपॉन T1 स्पीड रेशियो होगा। अच्छा, वैल्यू की बात करें, हाँ हाँ ठीक, स्पीड वैल्यू में आपका हो जाएगा इधर से n4 अपॉन n1 इक्वल टू T1 अपॉन T4 ना, हाँ सही है। ठीक है, तो ये चीज आपकी हो गई सिंपल गियर ट्रेन की। अब अगर हम बात करते हैं कंपाउंड गियर ट्रेन की, तो इतना कुछ नोट करना है। अब देखो कंपाउंड गियर ट्रेन, जैसा कि अभी हम लोगों ने अरेंजमेंट में देखा था, यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ हमारे गियर का असेंबली है, ट्रेन है, ठीक है, जिसमें मान लीजिए कि हमारे इधर ड्राइवर है, ठीक है, ये आपका हो गया ड्राइवर या फिर गियर नंबर 1 मान लीजिए, और ये किससे मैं थोड़ा इस जो ग्रीन वाला आपको दिखाई दे रहा है ना, इसके साथ, यानी कि ये हो गया आपका 2, और इसी एक कॉमन सा आप यहाँ पर देख लीजिए, एक हमारी साथ ये है, दूसरी साथ ये है, और तीसरी साथ ये है, और चौथी साथ यहाँ पर बना लीजिए
ये 4 शाफ्ट है। टोटल गियर कितने हो जा रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 4 शाफ्ट पर 6 गियर माउंट है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 2 ऐसी शाफ्ट है, शाफ्ट नंबर 2 पर 2 गियर है, शाफ्ट नंबर 3 पर भी 2 गियर है। ठीक है, ये 3 नंबर है और ये 4 नंबर शाफ्ट है। तो कंपाउंड बन गया। अब कंपाउंड बना कैसे? यहाँ से देखो क्लियर होगा। ये हमारा गियर नंबर 1 रोटेट कर रहा है किसको? ये कितना बड़ा है? यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, यहाँ तक है। ये हमारा इतना टोटल हो गया गियर नंबर 1। ये इसको घुमा रहा है, ये क्लॉकवाइज अगर रोटेट कर रहा है तो ये वाला अपने सेंटर के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। पूरी शाफ्ट आपकी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। शाफ्ट कैसे है? इसी शाफ्ट पर ये आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर गया, तो शाफ्ट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करी और इसके ऊपर जो दूसरा गियर एक माउंट है, बड़ा सा गियर ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जो हमारा दूसरा वाला गियर है रोटेट कर रहा था, ये भी फर्दर किसी तीसरे गियर से मैच है, यानी जो बड़ा वाला ये गियर है, ये इस नीले वाले से, नीले को नीले से जोड़िए, ये इस वाले गियर को रोटेट कर रहा है। अब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो ये फिर क्लॉकवाइज रोटेट होगा, यानी कि ये वाला जो गियर है हमारा वापस क्लॉकवाइज रोटेट होगा। तो ये शाफ्ट पूरी वापस क्लॉकवाइज रोटेट होगी ऐसे सेम आरपीएम पर, है ना। यानी कि ये गियर इस गियर को बराबर स्पीड से घुमा रहा होगा। अब ये गियर हमारा कितना बड़ा है? यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा बड़ा होगा। इसके बाद एक छोटा सा गियर लगा हुआ है जो ये एंटी क्लॉकवाइज को रोटेशन क्लॉकवाइज में कर देगा। साइड सभी के कम जाता है तो नंबर ऑफ पीस भी उसी के हिसाब से कम ज्यादा होंगे और स्पीड उसी हिसाब से रेगुलेट होगी। अब हम चलते हैं वापस अपने वेलोसिटी रेशियो की तरफ। सबसे पहले एक असेंबली को देखें, यानी कि गियर नंबर 1 ये और गियर नंबर 2 ये, 1 और 2। यहाँ की स्पीड n1 है, यहाँ की स्पीड n2 है। ठीक है, तो इस केस में वेलोसिटी रेशियो हमारा बनेगा n1 अपॉन n2 और नंबर ऑफ टीथ के टर्म में अगर कहें तो जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि t2 अपॉन t1। ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 किसके लिए हो गया? सिर्फ ये लाल और ये हरे वाले के लिए। अब हम इसको छोड़ देते हैं। अब हम क्योंकि 2 और 3 के बीच में नहीं देखेंगे, नाम दे सकते हैं यहाँ 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 2 और 3 के बीच में इसलिए नहीं देखेंगे कि वेलोसिटी रेशियो दोनों की सेम है, एक ही शाफ्ट के ऊपर है। अब हम देखेंगे 3 और 4 के बीच में, किसके 3 और 4 के बीच में, यानी कि हमारा 3 बन गया ड्राइवर, 4 बन गया फॉलोवर। तो n3 अपॉन n4 इक्वल टू t4 अपॉन t3। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कर लीजिए। इसके बाद 4 और 5 के बीच में नहीं देखेंगे वेलोसिटी रेशियो, तो सेम शाफ्ट के ऊपर। अब 5 और 6 के बीच में देखेंगे, तो 5 और ड्राइवर होगा, 6 फॉलोवर होगा। तो इस केस में n5 बटे n6 इक्वल टू t6 अपॉन t5। क्वेश्चन नंबर 3 कर लीजिए और 6 तो आपकी वैल्यू हो जाएगी, है ना। अब क्या करें? बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 तो हम लोग क्या पाएंगे? n1 अपॉन n2 इनटू n3 अपॉन n4 इनटू n5 अपॉन n6 बराबर नंबर ऑफ t2 अपॉन t1 इनटू t4 अपॉन t3 इनटू t6 अपॉन t5, है ना सर। अब देखो n1 n2 और n3 आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं। कैसे? ये जो हमारा गियर नंबर 2 है, यहाँ पर 2 और 3 एक कॉमन शाफ्ट के ऊपर है, तो पूरी शाफ्ट का रोटेशन सेम होगा। उस शाफ्ट के ऊपर जितने भी गियर होंगे सबका रोटेशन सेम होगा। तो हम कह सकते हैं कि
कि यहाँ से n2 इक्वल टू n3 है ना। इसी प्रकार यहाँ से n4 इक्वल टू n5, n4 इक्वल टू n5। तो इस कॉन्सेप्ट से n2 और n3 अगर बराबर है तो उनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा क्या बताया, n4 बराबर n5 है, तो n4 n5 के बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोई चीज नहीं कटने वाली है क्योंकि साइज सभी का अलग अलग है। तो यहाँ से हमारा वेलोसिटी रेशियो निकल के आ सकता है n1 अपॉन n6 इक्वल टू t2 इंटू t4 इंटू t6 डिवाइडेड बाई t1 इंटू t3 इंटू t5, है ना। तो जितने मेरे 2, 4, 6 है ये सब टेक्निकल फॉलोवर है, 1, 3, 5 ड्राइवर है। तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी रेशियो इन कंपाउंड गियरिंग सिस्टम इज द रेशियो ऑफ product of number of teeth on follower to the product of number of teeth on driver। ये सब फॉलोवर हो गए, इनके नंबर ऑफ टीथ का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे और बटे कर देंगे जितने ड्राइवर हैं इनके जो टीथ हैं उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का रेशियो निकाल के बता देंगे कि ये वेलोसिटी रेशियो इस ट्रेन का है। अगर हम ट्रेन वैल्यू की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा t6 अपॉन t1, है ना, जस्ट उल्टा हो जाएगा, t1 अपॉन इंटू t3 इंटू t5 बटे t2 इंटू t4 इंटू t6, है ना। तो ये इतनी सी बात है आपके कंपाउंड गियर ट्रेन की, ये कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको चलना है स्टेप बाय स्टेप। जितने भी गियर लगे हों अक्सर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, एसएससी वगैरह को जो भी आप एग्जाम देंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल गियर ट्रेन या कंपाउंड गियर ट्रेन से तो 2, 3, 4 गियर की एक असेंबली दी होगी, नंबर ऑफ टीथ सभी पर दिए होंगे और स्पीड दिया होगा आपका ड्राइवर पर, ठीक है। पहले यहाँ पर स्पीड होगी, बाकी सभी के टीथ होंगे, यहाँ की वैल्यू पूछेगा स्पीड में, बाकी किसी की स्पीड नहीं दी होगी। तो फिर आप क्या करें, तो पहले आप इन दोनों का निकालें, फिर यहाँ की जो स्पीड निकालेंगे वो बड़े वाले की होगी, इसके बाद फिर इसका और इस छोटे वाले का निकालेंगे, नंबर ऑफ टीथ आपको पता ही है। ऐसे आप करते करते फाइनली आंसर यहाँ पे बता देंगे। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल होता है, बस एक कॉन्सेप्ट पकड़ने की जरूरत है, ठीक है। तो ये आपका हो गया